चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बड़ा पलटवार किया है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में तो जैसे तैसे बीजेपी ने चुनाव बचा लिया था, क्योंकि कांग्रेस के पाप इतने हैं कि बीजेपी पर वो भारी पड़ जाते हैं। लेकिन अगर चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा है कि हरियाणा में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, इसके क्या है मायने। और आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप कैमरा देखेंगे, मीडिया की भीड़ देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपी में क्या होने वाला है। साथ ही सोचिए, आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम में कितना खर्चा होता होगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। उनके विदेश दौरे पर कितना खर्चा होता होगा। एक सीनियर पत्रकार ने लिखा है कि शेर पाले हैं तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। विनोद कापरी ने कहा है कि भारत की जो जातिवादी और मनुवादी मीडिया है, वो जातिवादी मनुवादी मैं जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो ये सब बात नहीं समझेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मीडिया को लेकर कहा है कि इस देश का टीवी, अखबार और मीडिया अंधविश्वास, हिंसा और भेदभाव करता है। सोचिए, किसी ने क्या अच्छा लिखा है कि सरकार का तन ढकते ढकते भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया खुद ही नंगी हो गई। चलिए आगे भी चलते हैं। आपको जो सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है। झारखंड में चिराग पासवान का अपना एक बड़ा गढ़ है, क्योंकि पहले बिहार झारखंड एक था। रामविलास पासवान जी का बड़ा काम है वहाँ। ऐसे में चिराग पासवान ने बीजेपी पर बड़ा पलटवार किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर पलटवार किया है। दरअसल एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में वर्गीकरण का चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान का अपना एक गढ़ है, उसका फ़ायदा उनको बिहार में दिख रहा है। झारखंड में भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया। और जिस तरह से बीजेपी की हरियाणा सरकार ने एससी वर्गीकरण को लागू कर दिया है, उससे वो खासे नाराज हैं। और सोचिए, ये सरकार 3 पहियों पर टिकी है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान। 241 की संख्या है बीजेपी के पास, 272 कम से कम बहुमत के लिए चाहिए। तो 16, 12 और 5 से ये सरकार चल रही है। 16 के करीब सांसद जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू के पास है, 12 सांसद नीतीश जी के पास है और 5 सांसद चिराग पासवान के पास हैं। और हरियाणा चुनाव के बाद थोड़ा बहुत बीजेपी का क्रेज बढ़ा है। सोचिए, 3 महीने का समय हुआ है, किस तरह से नरेंद्र मोदी का पक्ष कमज़ोर हुआ था। खुद आरएसएस ने हमला शुरू कर दिया था, अध्यक्ष बदलना था, पार्टी पर पकड़ बनानी थी आरएसएस को। लेकिन हरियाणा जीतकर थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी की वापसी हुई है। लेकिन सवाल है कि अगर वो महाराष्ट्र और झारखंड नहीं जीतते हैं तो फिर वर्गीकरण वाले मुद्दे पर तो सफाई देनी पड़ेगी, वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर सफाई देनी पड़ेगी। कल मैंने आपको बताया था किस तरह से वक्फ बोर्ड की मीटिंग में ममता बनर्जी के एक ब्राह्मण समाज से आने वाले सांसद और खुद बीजेपी के एक ब्राह्मण सांसद आपस में भिड़ गए थे। तो नरेंद्र मोदी की राह वो आसान नहीं है, मुश्किल होती जा रही है। वहीं इन तस्वीरों को देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर है, लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर की। कैमरामैन और पत्रकारों की संख्या देखिए। लोग तंज कर रहे हैं कि काश अखिलेश यादव की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बार मीडिया से बात कर लेते, इतने मीडिया को फेस कर लेते। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं और बहराइच दंगे को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये दंगा स्पॉन्सर था, उपचुनाव को देखते हुए कराया गया था। खुद बीजेपी के विधायक ने कहा है कि बीजेपी के नेता इसमें शामिल थे। वहीं कई सारे स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं। जो सबसे खास बात है, सोचिए, कई सारे स्टिंग ऑपरेशन में वहां के दंगाइयों ने कहा कि पुलिस ने खुलेआम कहा था कि 2 घंटे की छूट है, जो करना है कर लो, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब साफ है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अब हिंदू मुस्लिम में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक कर दिया। अब लोगों को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश पढ़ के आया है, कल्याण सिंह का पोता विदेश पढ़ के आया है, यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश में है, अमित शाह के पुत्र
क्रिकेट के बादशाह बने हुए हैं और वो मुसलमानों के साथ जाके बैठते हैं, उठते हैं। उनको लगता है, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों का, कि उनको हिंदू के नाम पर बरगलाया जा रहा है और वो अपने आरक्षण से दूर हो रहे हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकार से दूर हो रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और उनको धर्म के नाम पर बहकाया तो नहीं जा रहा है। तो ये जानकारी सोशल मीडिया की वजह से धीरे धीरे तेजी से फैल रही है। और जो कहा गया था कि 2 घंटे की खुली छूट है, लेकिन गद्दारों ने साथ नहीं दिया। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर मलाई काट रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और इस देश के 90% लोगों के पास संसाधन। ये कहानी सुना रहा हूं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। उड़ीसा में एक ट्राइबल समाज की बच्ची अधिकारी बनी है। अखबार वाले उसको महिमा मंडित करें। मैं पहले अखबार पढ़ता था तो मुझे खुशी होती थी कि देखिए रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन गया, गरीब की बच्ची, घर में खाना नहीं था, पढ़ने के लिए नहीं था, कपड़ा नहीं था, अधिकारी बन गई। अब जाकर इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये जातिवादी, मनुवादी पत्रकार इस तरह की खबरें क्यों लिखते हैं, ताकि आप अपने अधिकार के लिए सजग नहीं हो। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समाज, पूरे समाज से एक पहली बेटी अधिकारी बनती है। मैं नाम बताऊंगा पूरा और साथ ही ये भी बताऊंगा किस तरह से एक गरीब का बेटा इसलिए दुनिया छोड़ देता है क्योंकि उसके पिता 2000 के मोबाइल फोन का डिस्प्ले टूट गया था। वो भी कहानी बताऊंगा। लेकिन सोचिए इस देश की जातिवादी, मनुवादी मीडिया किस तरह से अब समझ में आया। हम लोग को शर्मिंदा होना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आखिर दलितों के पास, पिछड़ों के पास, अल्पसंख्यकों के पास, किसानों के पास इतनी गरीबी क्यों है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। ये खुद मैं बता रहा हूँ, कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते थे माँ बाप। यूट्यूब देख देख कर बच्ची ने पढ़ाई की, उसके पास इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। और तब जाके उड़ीसा की खबर है, कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते थे माँ बाप, यूट्यूब से पढ़कर बेटी बन गई सिविल सेवक। और सोचिए बीनी मुदुली नाम है उनका, आदिवासी समाज से हैं, ओसीएस की उन्होंने परीक्षा पास की है। बीनू मुदुली ने ओडिशा सिविल सेवा की परीक्षा तैयारी की है, यूट्यूब देखा और ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए। इससे पहले 2020 में भी अपने पहले प्रयास में अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाने के बावजूद उम्मीद न खोया। 24 साल की बीनी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मुझे पता था मेरे माता पिता मेरी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, लेकिन मैंने तय किया कि यह बात कभी मेरे सपनों को पूरा करने में अड़चन नहीं बनेगी। अपनी तैयारी के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने यूट्यूब वीडियो से मदद ली, ऑनलाइन पढ़ाई की और परीक्षा की रणनीति सीखने के लिए टॉपर्स के वीडियो देखें। बिनी बताती है कि उनके लिए इंटरनेट एक्सेस करना भी आसान नहीं था क्योंकि गांव में इंटरनेट नहीं पहुंचता था। वह मलकानगिरी जिले के अपने गांव मुदुलीपाड़ा को छोड़कर पास के गोविंदपाली शहर गई जहां इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध थी। बिनी के पिता एक सरकारी हाई स्कूल में रसोइया और केयर टेकर के रूप में काम करते हैं। उनकी मां सुनामली एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आप सोचिए इससे भी बुरी हालत है इस देश के 90% लोगों में, और ये लोग महिमा मंडित करते हैं। ये शर्म का विषय है। आखिर इस तरह की लाचारी, बेबसी, गरीबी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसानों के बीच क्यों है। बीनी तो किसी तरह से सफल हो गई, लेकिन एक और युवक था, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करता था। उसके मोबाइल का स्क्रीन, वो डिस्प्ले टूट गया था। उसने अपनी माँ को कहा कि डिस्प्ले लगवा दो। उसकी माँ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब उनके पिता आए तो उन्होंने कहा कि 2000 रुपये का खर्च है, डिस्प्ले लगवाना पड़ेगा। उनके पिता ने कहा कि मैं 500 रुपये रोज़ कमाता हूँ, 2000 के लिए कम से कम 4 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब बचत होगी, क्योंकि रोज़ का खर्चा भी घर में है, दाल चावल, घर के परिवार को चलाना है। उस युवक से इंतज़ार नहीं किया गया। 16 साल का युवक था और अब वो नहीं रहा दुनिया में। ये लाचारी, ये गरीबी, ये मजबूरी किनके हिस्से में है, और इसका जवाब इस देश के हुक्मरानों को देना चाहिए कि आखिर गरीबी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के घर में ही क्यों है। क्योंकि इसकी वजह है जातिवाद, मनुवाद। जब तक इस देश में तमाम समाज के लोगों को भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह की कहानियाँ आपको परोस कर दिखाई जाएगी। और ये जो कलम कसाई हैं जातिवादी, मनुवादी पत्रकार,
वो इस तरह से इसको महिमा मंडित करेंगे जैसे बाकी गरीब की गलती है कि वो सफल नहीं हो रहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि रिक्शा वाले का बेटा बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के सक्सेस हो रहा है, तुम भी हो। वो मेरिट की दुहाई देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, रेस में वही जीतेगा जो रेस में हिस्सा लेगा। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, किसानों को, गरीबों को रेस में हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा है। और कोई घिसट कर रेस में शामिल भी हो जाए तो उसको विजेता बताएंगे, और बाकी जिनको शामिल नहीं होने दिया जा रहा उनको दोषी ठहराते हैं। आप लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और उसी तरह से एक दूसरा वीडियो देखिए, ये किस तरह से बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। अखिलेश यादव के लखनऊ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहराइच दंगों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और मीडिया का जमावड़ा देखिए, लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है तो इतने बड़े मीडिया को वो कवर करके दिखाएं। और अब बात जो मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के खर्चे का, आप जानना नहीं चाहेंगे। शीतल पी सिंह ने तमाम पेपर के जो कट्स हैं उनको जमा किया है। और जब मोदी की रैली का आप खर्चा जानेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और सोशल मीडिया पर ये वायरल है। सोचिए, ये एक एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ। नियरली 14 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी के बेलगावी दौरे पर खर्चा हुआ। 3 करोड़ तो लोगों को लाने जाने में खर्चा हुआ, 14 करोड़। कर्नाटक सरकार ने 36 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए हैं मोदी के 27 फरवरी के दौरे के लिए। मध्य प्रदेश ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए 4 घंटे के पीएम के विजिट के लिए। और कर्नाटक ने फिर से 80 लाख का होटल का बिल मैसूर को चुकाया है। कर्नाटक के सिविक बॉडी ने 56 करोड़ रुपए योगा डे विजिट के लिए खर्च किया है। ये है प्रधानमंत्री जी के खर्चा। आप समझ लीजिए, आपके बच्चों के लिए मोबाइल का डिस्प्ले के लिए पैसा नहीं है। और इस देश के दलित पिछड़े कैसे पढ़ते लिखते हैं वो हम लोग समझते हैं। और अब बात जज साहब की, जिन्होंने कहा DY चंद्रचूड़ ने, उनके लिए किसी ने लिखा है, फर्ज कीजिए जज साहब मुस्लिम होते और उन्होंने अल्लाह के भरोसा जताते हुए अयोध्या बाबरी मामले में अल्लाह से मार्गदर्शन ले लिया होता। तो ये वो सवाल हैं जिनको उठाना चाहिए, लेकिन इस देश की मीडिया नहीं उठाएगी क्योंकि उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान और अल्पसंख्यक नहीं है। बाकी आप लोग भी जातिवादी मनु मीडिया देखते रहिए, इन सब चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। अपने हक अधिकार के लिए सजग रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।